कहानी की शुरुआत एक डॉक्टर से होती है जिसका नाम है योंग वोंग, जो कि अपनी छोटी सिस्टर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसकी छोटी बहन के साथ पिछले कुछ टाइम से बहुत ही अजीबोगरीब वाकयात हो रहे थे। उसकी बहन के दिमाग के बहुत सारे टेस्ट लिए जाते हैं। योंग वोंग को लगता है कि शायद उसकी ये मेंटल कंडीशन उसकी मॉम के जाने के बाद हुई है। असल में इनकी मॉम की डेथ कैंसर की वजह से हुई थी, जिसका असर उसकी छोटी बहन ने बहुत ज्यादा ले लिया था कि मरने के बाद उसकी हालत काफी बिगड़ती रही, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाना पड़ा। अब योंग वोंग की बहन युनसो को दिखाया जाता है, जिसको आज उसके दिमाग के कुछ टेस्ट करने के लिए एक मशीन के अंदर लेकर जाया जाता है, जिसमें उसकी मेंटल हालत को ऑब्जर्व किया जा रहा था। इसी सारे प्रोसीजर के दौरान लाइट्स एकदम से फ्लिकर करने लगती हैं। फिर वो रेड लाइट की रोशनी में अचानक से देखते हैं कि युनसो तो वहाँ पर थी ही नहीं, मगर कुछ ही देर बाद युनसो एकदम से उनके सामने खड़ी थी, जो कि उन्हें देखकर बहुत ही क्रीपी सा हंस रही थी और ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। अब अगले सीन में हमें होली नाइट गैंग को दिखाया जाता है, जो कि असल में डीमॉन्स हंटर का एक ग्रुप था। हमें उस टीम के 3 मेंबर्स को दिखाया जाता है, जिनके हेड का नाम बहू होता है और उसके साथ किम और शैरन भी खड़े होते हैं। अब हम इन तीनों की पावर्स के बारे में जानते हैं। बहू, जो कि इस टीम का लीडर भी है, उसके पास बहुत ही ज्यादा सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। उसके बाद शैरन, जो कि डीमॉन और बुरी शक्तियों को फौरन सेंस कर लेती है। लास्ट में आता है किम, जिसके पास कुछ खास शक्ति तो नहीं है, मगर वो बहुत सारे डिमॉन्स के बारे में नॉलेज रखता है। अब इनके पास एक डिटेक्टिव जॉय आता है, जो कि इनके पास एक केस लेकर आया था। जॉय के साथ आया हुआ आदमी उनको बताता है कि मेरी बेटी सोजन पिछले 3 दिन से गायब है। वो अपना केस लेकर इसी जॉय डिटेक्टिव के पास आया था, पर तभी उसकी बेटी को ढूंढते हुए उसके 2 फैमिली मेंबर्स भी मारे गए, जो कि काफी ज्यादा अनरियल था। उसके बाद उसको शक होता है कि शायद उसकी बेटी के साथ कोई बुरी शक्तियां हैं, और इसी केस को लेकर वो डिटेक्टिव जॉय के साथ इनके पास आया था। अब वो बहू को एडवांस पेमेंट करता है और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कहता है। उस आदमी के जाने के बाद बहू कुछ पैसे कमीशन के तौर पर डिटेक्टिव जॉय को दे देता है, क्योंकि वही अक्सर इनके पास केसेस लेकर आया करता था। अब वो लोग उसकी बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब साथ ही हमें टीवी पर एक न्यूज पे दिखाई जाती है, जिसमें बताया जा रहा था कि शहर के हालात काफी खराब हो रहे हैं। एक गिरोह जो कि बिला वजह लोगों को कत्ल करके फेंक रहा है, जिसे सुनकर अब लोग काफी ज्यादा खौफजदा थे। उस गिरोह के एक मेंबर की सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई जा रही थी, जिसमें साफ देखा जा सकता था कि उसकी आंखें अब काफी ज्यादा डिमोनिक लग रही थी। टीवी पर ये न्यूज पुलिस चीफ भी देख रहे थे, जिनके साथ एक फादर भी बैठे हुए थे। वो फादर होने के साथ साथ एक डॉक्टर भी थे। फादर पुलिस चीफ को बताते हैं कि ये सब कुछ किसी नॉर्मल आदमी के करने का काम नहीं है, बल्कि ये कोई एक ऐसा ग्रुप कर रहा है जो कि डिमॉन्स को खुश करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, ताकि वो इस तरह की बलियां देकर डिमॉन्स को खुश कर सके और उनको अपने कंट्रोल में कर सके। दूसरी तरफ होली नाइट टीम उस बच्ची को ढूंढने के लिए एक क्रिमिनल्स के अड्डे पर आते हैं। वो वहाँ आकर उस बच्ची की तस्वीर दिखाते हुए एक लड़की से उसका पता पूछते हैं, जिस पर वो अंदर की तरफ इशारा करती है। अंदर जाने पर वो देखते हैं कि 3 लोग मिलकर एक लड़की का रिचुअल कर रहे थे। ये लड़की असल में और कोई नहीं बल्कि सूजन ही थी, उस आदमी की बेटी। बाहू को वहाँ पर खड़ा देखते ही वो सब लोग बाहू पर हमला कर देते हैं। उन सबके पास बहुत सारी काली शक्तियाँ थी, इसलिए वो काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन बाहू भी क्योंकि सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ रखता था, इसीलिए वो उनको बुरी तरह से धो देता है। किम इस सब वाकये की वीडियो बनाने लगता है। शैरन उस बच्ची को बचाने के लिए उसका एक्सॉर्सिज्म करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो बच्ची अभी तक पूरी तरह से पोजेस्ड नहीं हुई थी। शैरन की आंखें बुरी तरह से सफेद पड़ जाती हैं। उसको एक्सॉर्सिज्म करने में काफी ज्यादा, और फाइनली उस लड़की को बचा लेती है। किम, जो कि वीडियो बनाते हुए देखता है कि कर्ल के सभी लोगों के कान के पीछे एक सिंबल बना हुआ था और वही उन लोगों की पहचान थी। अब बाहू वहाँ पर मौजूद सभी रिचुअल के सामान को आग लगा देता है और वहाँ से ये लोग निकल जाते हैं। इसके बाद हमें योंग वोंग को दिखाया जाता है, जो कि हॉस्पिटल में थी और अपनी बहन के लिए काफी ज्यादा परेशान थी। वो लैपटॉप में अपनी बहन की वीडियोस भी देखती है, जहाँ पर उसकी बहन काफी ज्यादा अजीब सा बिहेव कर रही थी और वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही थी। इसके बाद योंग वोंग बहू के ऑफिस में हेल्प मांगने के लिए आती है। वो उसको बताती है कि उसको यहाँ पर फादर मार्कुस ने भेजा है, पर फादर मार्कुस का नाम सुनते ही बहू उसकी हेल्प करने से इनकार कर देता है। साथ ही कहता है कि फादर मार्कुस इनके लोगों का कभी साथ नहीं देते। अब योंग वोंग पैसों की ऑफर भी करती है, मगर वो तो उससे उसके पैसे लेने से भी इनकार करता है और साथ ही कहता है कि ये पैसे अपनी बहन के इलाज के लिए खर्च करो तो ज्यादा बेहतर
बेहतर है। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। बाहू के जाने के बाद योंग वोंग शैरन को एक पेन ड्राइव देती है, उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज एक मर्तबा मेरी बहन की हालत देख लो और ये वीडियोस देखने के बाद फैसला करो कि तुम लोग मेरी मदद करना चाहते हो या नहीं। अब हमें यहाँ पर योंग वोंग को फिर से अपने ऑफिस में बैठे हुए देखते हैं। वो अपने लैपटॉप पे अपनी बहन की पुरानी वीडियोस देख रही थी। इन वीडियोस को देखने के बाद वो काफी इमोशनल भी थी, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी और उसे दोबारा से पहले के जैसे ठीक होता देखना चाहती थी। इन वीडियोस को देखने के दौरान जैसे ही अब उसकी नजर सामने लगे सीसीटीवी फुटेज पर पड़ती है, वो देखती है कि अब उसकी बहन अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। अब वो इसी क्यूरियोसिटी में फौरन भागकर अपनी बहन को चेक करने के लिए जाती है। वो जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलती है, वो देखती है कि वाकई ही उसकी बहन उस वक्त कमरे में मौजूद नहीं थी। भी हम देखते हैं कि युंगसू उसके पीछे खड़ी हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए इसी की तरफ आ रही थी। अब वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है, मगर पीछे तो कोई नहीं था। इसके बाद वो फिर से बेड की तरफ नजर डालती है। वो देखती है कि उसकी बहन तो बेड पर ही मौजूद थी। ये सब देखने के बाद वो फौरन फादर मार्कस के पास बात करने के लिए जाती है। फादर उसे बताते हैं कि उसको एक्सोर्सिज्म का इतना नॉलेज नहीं है, इसीलिए उसने उसको बहू के पास भेजा था। अब फिर से हमें बहू को दिखाया जाता है जो कि अपने गैंग में सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, जिस पर किम उससे कहता है कि अब शहर के हालात को देखते हुए हमारा काम काफी ज्यादा टफ हो गया है, और फिर वो बहू से अपनी सैलरी को बढ़ाने की डिमांड करता है। अभी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि ऊपर से फादर मार्कस आ जाते हैं। बहू मार्कस को देख के चौंक जाता है, क्योंकि असल में ये 10 साल के बाद मिल रहे होते हैं। ये दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं, जिस पर मार्कस उसे बताता है कि योंग वोंग को मैंने ही तुम्हारे पास भेजा था। उसकी छोटी बहन की हालत काफी ज्यादा खराब है, मगर तुमने उसकी हेल्प करने से इनकार कर दिया। जिस पर बहू मार्कस से कहते हैं कि तुम्हारी बहुत सारी गलतियों की वजह से मैंने काफी कुछ सहा है और अपने बहुत सारे साथियों की जानें भी गंवाई हैं। तुम्हें याद हो कि तुम्हारी वजह से ही लूसीफर नाम का डिमॉन भी आजाद हुआ था। यही कहते हुए बहू उसका काम करने से साफ इनकार कर देता है। अगले सीन में हमें अब किम और शैरन को दिखाया जाता है, जो कि योंग वोंग की बहन की वीडियोस देख रहे होते हैं। आपस में बातचीत करते हुए शैरन किम से कहती है कि कुछ अर्सा पहले हमें बहू ने ही लूसीफर नामी डिमॉन से हमें आजाद करवाया था, और शायद उससे बच जाने का मकसद यही था कि हम बाकी लोगों की मदद करें। इसलिए वो कहती है कि हमें युनसू की हेल्प करनी चाहिए। अब वो वापस से वीडियो देखने लगते हैं, जो कि युनसू के घर की सीसीटीवी फुटेज होती हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे वो आहिस्ता आहिस्ता अपना कंट्रोल खो रही थी और किस तरह से उसके ऊपर डिमॉन हावी हो रहा था। दूसरी तरफ बहू के दिल में भी अब कुछ हमदर्दी आती है। वो भी अब युनसू की हेल्प करने के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद बहू भी किम और शैरन के साथ मिलकर वो वीडियोस को देखने लगता है। वीडियोस को देखते हुए वो नोटिस करता है कि एक दिन 2 वर्कर्स युनसू के घर में कुछ सामान छोड़ने के लिए आए थे, मगर वो काफी देर तक इनके घर के अंदर रहे थे। जब वो घर से बाहर जाने लगते हैं तो इनको वर्कर्स के कान के पीछे भी वही साइन नजर आता है, जिसका साफ मतलब था कि ये वर्कर्स भी उसी कल्ट के मेंबर्स थे। ये सब भी इनका ही किया धरा है। अब बहू उनको बताता है कि उस कल्ट का लीडर आर्च बिशप लूसीफर है और शायद युनसू से उसका कुछ खास मकसद है। दूसरी तरफ मार्कस योंग वोंग को बताता है कि बहू आखिर क्यों उससे इतनी नफरत करता है। वो उसको बताते हुए कहता है कि बचपन से ही ये दोनों अनाथ आश्रम में पले बड़े थे, जहाँ पर बहू में शुरू से ही सुपर नेचुरल पावर्स थी, और साथ ही उसके दोस्त जोसेफ जिसके अंदर डिमॉन्स को लोगों की बॉडी से बाहर निकालने की शक्तियाँ थी। बहू और जोसेफ दोनों एक साथ बिल्कुल भाइयों की तरह रहते थे। हालांकि जोसेफ बहू से 3 साल बड़ा था। जोसेफ क्योंकि शुरू से ही डिमॉन्स पर कंट्रोल कर पाता था, इसलिए बड़े होकर वो एक्सोर्सिज्म प्रीस्ट बनना चाहता था। अगर दूसरी तरफ बहू ने वो अनाथ आश्रम छोड़ दिया और वो अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर पैसा कमाने लगा, और बहू उन्हीं पैसों से उस ऑर्फनेज को भी सपोर्ट किया करता था। एक मर्तबा जब वो अनाथ आश्रम आया तो उसने देखा कि जोसेफ ने वहाँ पर एक डिमॉन को कैद कर रखा था, मगर तभी उस डिमॉन की वजह से एक हादसा होने की वजह से उस अनाथ आश्रम के तमाम बच्चे और सिस्टर एंजेला भी खत्म हो जाती हैं, और सब यही समझते हैं कि शायद बहू भी उसी हादसे में खत्म हो गया है। मगर किसी तरह से बहू वहाँ से बच जाता है और सारी जिंदगी के लिए उसके अंदर ये गिल्ट रह जाता है कि वो उन सबको क्यों नहीं बचा पाया। इसीलिए वो जोसेफ के अब खिलाफ हो गया था, क्योंकि उसको लगता था कि सबके पीछे जोसेफ का ही हाथ है। अब वो जोसेफ को तलाश करने लगता है, मगर उसको आइडिया नहीं था कि जोसेफ आखिर कहाँ है। दूसरी तरफ जोसेफ
जोसेफ जो कि लोगों की जिंदगियों को एब्जॉर्ब कर अपनी इवल पावर्स को बढ़ा रहा था, क्योंकि अब वो एक डार्क पाथ पर चला गया था। इस सारे हादसे के दौरान मार्कस भी वहाँ पर मौजूद था। वो चाह कर भी जोसेफ को नहीं रोक पाया। इसी वजह से बहू आज तक मार्कस को भी उस हादसे का जिम्मेदार समझता है, क्योंकि बहू को लगता था कि लूसीफर को आजाद करने में कहीं न कहीं मार्कस का भी हाथ है। अब अगले सीन में बहू योंग वोंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं। वो योंग वोंग को बताते हैं कि जो वर्कर्स उसके घर में आए थे असल में उसकी बहन को उन्होंने ही पोजेस्ट किया है और उन लोगों ने ही शायद उसकी बहन के अंदर डीमॉन को डाला है। बहू योंग वोंग को बताता है कि असल में ये लोग शैतान के पैरोकार होते हैं। वो शैतान को खुश करने के लिए लोगों की बलियां देते हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं और इनमें से अक्सर तो इंसान भी नहीं होते। यहाँ पर योंग वोंग इमोशनल होकर फिर से अपनी बहन को बचाने के लिए इनसे रिक्वेस्ट करती है। वो लोग उसकी बहन को देखने के लिए हॉस्पिटल के कमरे में जाते हैं। वो देखते हैं कि उसकी बहन की हालत तो वाकई ही काफी खराब थी। शैरन यहाँ पर युंगसू के कान में कुछ बात करती है, मगर युंगसू उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती। तभी युंगसू एकदम से ऊंचा सा हंसने लगती है और अपने बेड के ऊपर खड़ी हो जाती है और हवा में उड़ने लगती है। तभी शैरन ऊंचा ऊंचा वो मंत्र पढ़ने लगती है, जिससे उसकी बहन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इसी के चलते वो एकदम से नीचे गिर जाती है। बहू उसको उठाकर फिर से बेड पर डालते हैं। ये सब मिलकर योंगसू को कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं, मगर वो तो इनको एक ही झटके में उठाकर परे फेंकती है, जिसके बाद वो अचानक कमरे से गायब हो जाती है। अब वो फौरन भागकर सीसीटीवी कैमरास चेक करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर अजीब बात तो ये थी कि उन्हें हर कैमरा की फुटेज पे सिर्फ युंगसू ही नजर आ रही थी। अब शैरन यहाँ पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए युंगसू का पता लगाती है। ये सभी उसको ढूंढने के लिए भागते हैं, लेकिन युंगसू वहाँ पर मौजूद सभी पागल पेशेंट्स के दरवाजे खोल देती है। वो सभी पेशेंट्स मिलकर इन पर हमला करते हैं और इन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसी दौरान युंगसू किसी तरह से मौका देखते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है। शैरन जो कि उसके पीछे भागती है, मगर युंगसू तो अंधेरे में किसी तरह से गायब हो जाती है। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि किसी ने अंधेरे में उसको अपनी तरफ खींच लिया हो। अब योंग वोंग को अपनी बहन रोड के दरमियान में खड़ी नजर आती है। योंग वोंग जैसे ही अपने बहन के पास जाती है, युंगसू बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अभी वो अपनी बहन को उठाने की कोशिश ही कर रही होती है कि पीछे से एकदम से एक ट्रक आ जाता है। वो ट्रक जैसे ही उनके ऊपर चढ़ने लगा होता है, पीछे से होली नाइट टीम आकर उन्हें बचा लेती है। अब ये लोग युंगसू को फौरन गाड़ी में डालकर उसके घर ले जाते हैं, क्योंकि उसका घर किसी सुनसान जगह पर होता है, इसलिए जानी नुकसान होने का खतरा जरा कम था। ये लोग उसे एक चेयर पर बांध देते हैं और सॉल्ट की मदद से उसके आसपास एक सर्कल ड्रॉ करते हैं ताकि वो वहाँ से भाग ना पाए। अब यहाँ पर शैरन अपना काम करती है, जिससे युंगसू को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसके अंदर मौजूद डीमन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। अब उस घर में एकदम से अंधेरा छा जाता है, जिसका साफ मतलब था कि कुछ काली शक्तियाँ उस घर पर हावी हो रही हैं। इसी के साथ कर्ल के मेंबर्स भी उस घर के अंदर आने लगते हैं। बहू उनका मुकाबला करने के लिए जाता है, एक एक करके वो सभी को मार पीट कर खत्म कर देता है। अब जब ये लोग वापस उस कमरे में जाते हैं तो ये देखते हैं कि इस मर्तबा योंग वोंग भी पोजेस्ड हो चुकी थी। अब ये उसको भी एक दूसरे कमरे में ले जाकर बांध देते हैं। अब यहाँ पर इनको एक बात समझ नहीं आती कि इन्होंने तो युंगसू के इर्द गिर्द सॉल्ट से एक सर्कल बनाया था, तो आखिर डीमॉन वहाँ से निकल कैसे पाया। अब शैरन अपना दिमाग लगाती है और वो दीवारों को गौर से देखने लगती है। तभी वो कहती है कि इन दीवारों के पीछे कुछ तो अजीब है। जैसे ही वो उन वॉल्स के ऊपर से शीट्स हटाते हैं, वो देखते हैं कि पीछे बहुत सारे डिमोनिक साइंस बने हुए थे और इन्हीं साइंस की वजह से वो डीमॉन पावरफुल हो रहा था। लोग अब उन साइंस को खत्म करना शुरू करते हैं। तब इनको दूसरे कमरे से युंगसू के चिल्लाने की आवाज आती है। ये भागकर उसके पास जाते हैं। वो उनको बताती है कि उसे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि जैसे उसके अंदर से कुछ निकला हो, और इसके बाद अब वो काफी ज्यादा बेहतर फील कर रही है। ऐसा सुनने के बाद युंगसू जैसे ही उसके पास जाने लगती है तो वो उससे जाने से मना करते हैं, क्योंकि डीमॉन तो अब भी उसके अंदर था और वो इन सबको मैनिपुलेट कर रहा था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वाकई ही अभी तक डीमॉन उसके अंदर है, क्योंकि युंगसू जोर जोर से हंसने लगती है और वो बहू के ऊपर इमोशनली अटैक करती है, उसका पास्ट याद करवाते हुए उसे मैनिपुलेट करने लगती है। अब बहू गुस्से से उस डीमॉन को मारने लगता है, मगर वो कोई और नहीं बल्कि शैरन को ही मार रहा था। अब शैरन यहाँ पर उसके ऊपर दोबारा से रिचुअल करना शुरू करती है, मगर वो शैरन को भी मैनिपुलेट कर रहा था। वो उसकी सोल को किसी और ही दुनिया में ले जाता है। शैरन फिजिकली तो वहीं पर प्रेजेंट होती है, मगर वो डीमॉन उसकी सोल को किसी और दुनिया में ले जा रहा था। शैरन यहाँ पर उस डीमॉन से उसका नाम पूछती है, मगर वो उसे कोई जवाब नहीं देता। मगर शैरन भी अपनी पावर्स की वजह
वजह से उसे उसका नाम बताने पर मजबूर करती है, मगर वो डीमॉन भी युंगसू बनकर शेरन को ही मैनिपुलेट करने लगता है और अपनी असल दुनिया में वापस आ जाती है। अब डीमॉन युंगसू बनकर योंगवोंग को ही मैनिपुलेट करने लगता है। वो वाकई में मैनिपुलेट भी हो जाती है। वो उसकी हेल्प करने के लिए नमक का सर्कल भी क्रॉस कर देती है। वो सर्कल भी टूट जाने के बाद अब डीमॉन और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और उन सभी को हवा में उठाते हुए दीवारों के साथ दे मारता है और देखते ही देखते वहाँ से गायब हो जाता है। जैसे ही उसके पीछे भागते हैं तो वो डीमॉन उनके सामने खड़ा था और इनके ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी था। अपनी पूरी पावर्स के साथ वो इन पर अटैक भी करता है और फिर से इनकी नजरों से गायब हो जाता है। अब योंगवोंग भी उसको ढूंढने के लिए सीसीटीवी कैमरास वाले रूम में जाती है, मगर वो सीसीटीवी कैमरास भी बंद हो जाते हैं। अब उसको बुक शेल्फ से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे ही वो उसके पास जाती है तो वो बुक शेल्फ भी उसके ऊपर गिरने लगता है। वो उसके ऊपर गिरने ही वाला था कि बहू आकर उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ किम को भी वो डीमॉन हवा में उठा लेता है। ये सब भी जैसे ही उसकी आवाजें सुनने के बाद उसके पास जाते हैं, वो देखते ही इनको उसे भी छोड़ देता है। अब बहू को ऐसा महसूस होता है कि ये सब कुछ इसी घर से कंट्रोल किया जा रहा है। तभी बहू को ये भी ख्याल आता है योंगवोंग के घर में कुछ कल के लोग आए थे और उन्होंने उससे वेयर हाउस का भी जिक्र किया था। अब बहू भी वेयर हाउस की तरफ भागता है। वहाँ जाते ही वो ये देखकर तो हैरान हो जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग डिमॉन्स को बुलाने के लिए रिचुअल्स कर रहे थे और इसी के वजह से ये सब कुछ हो रहा था। दूसरी तरफ शेरन को डीमॉन का नाम भी पता चल चुका था, जो था एस्मोडियस। अब ये लोग युंगसू को ढूंढ रहे होते हैं कि वो देखते हैं कि वो तो हॉल की छत के साथ उल्टी लटक रही है और वो डीमॉन भी उसके अंदर ही मौजूद था। इस वक्त उसकी शक्ल भी काफी ज्यादा क्रीपी हो चुकी थी। ये लोग उसको तारने की कोशिश करते हैं, मगर वो डीमॉन तो इन्हीं पर अटैक कर देता है। अब हमें बहू को दिखाया जाता है जो कि कल के लोगों पर अटैक कर रहे थे। अभी वहाँ पर मौजूद एक डीमॉन बहू को भी पोजेस्ड कर लेता है। बहू भी अपनी मर्जी से ही पोजेस्ड हो जाता है। अब वो डीमॉन की शक्ति के साथ ही उसको खत्म करने लगता है। यहाँ पर साथ ही उसको एक न्यू पावर भी मिल चुकी थी। अब दूसरी तरफ कर्ल का एक मेंबर घर के अंदर इंटर हो जाता है और किम पर अटैक करता है, मगर यहाँ पर भी बहू आकर किम को बचाता है और वो उस कर्ल के मेंबर को भी मार देता है। अब युंगसू भी इनके सामने आ जाती है जो कि बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। योंगवोंग को लगता है कि वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। शेरन यहाँ पर अब लास्ट रिचुअल अटेम्प्ट करना शुरू करती है। साथ ही वो कुछ मंत्र भी पढ़ने लगती है कि ए पापी आत्मा अपनी दुनिया में वापस चली जा। ये सुनते ही युंगसू भी बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है और पूरा घर अब हिलने लगता है। अब एकदम से एक डोर ओपन होता है जो कि असल में दूसरी दुनिया का एक दरवाजा था। शेरन उस डीमॉन को वापस से उस दुनिया में धकेलने लगती है, मगर उसकी तो पूरी कोशिश होती है कि वो किसी तरह से युंगसू को भी अपने साथ ले जाए। मगर जब वो युंगसू को अपनी दुनिया में ले जाने में कामयाब नहीं होता तो मार्कस आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया की तरफ बढ़ने लगता है। वो इस दुनिया में आना चाहता था क्योंकि वो इस दुनिया में अपना वजूद कायम करना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि मोरोकस उस गेट से बाहर आ जाता है, लेकिन बहू अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार पंच उसे मारता है। उसको पंच पड़ते ही वो वापस से अपने नर्क में गिर जाता है। इसी के साथ दूसरी दुनिया का वो दरवाजा भी बंद होना शुरू हो जाता है। अभी ये रिचुअल भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। हम युंसू को भी देखते हैं कि वो अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। और इस मूवी के एंड पर हम देखते हैं होली नाइट गैंग ने अब अपना अनाथ आश्रम भी ओपन कर लिया था। उसमें बहुत सारे अब बच्चे भी आ चुके थे और इनको भी अब बहुत सारी मजीद सुपर पावर्स मिल चुकी थी। इसी वजह से वो अपना काम जारी रखते हुए लूसीफर गैंग को खत्म करने के लिए निकल पड़ते हैं। एंड पर हमें लूसीफर गैंग के साथ थोड़ी सी फाइट भी दिखाई जाती है। उम्मीद है कि इस मूवी का अब नेक्स्ट पार्ट भी आएगा जो कि डायरेक्ट लूसीफर डीमॉन से स्टार्ट होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमॉन है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।